नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य एकेडमी पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं यूपी ट्रिपल एससी पैट पर चर्चा करने के लिए। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए सही रणनीति, सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि ये दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि हमारे पास अब उतना समय नहीं बचा है। अब पढ़ाई का एक विस्तृत दायरा होता है दोस्तों, खास तौर पर अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, जीके की, तो एक ये अपने आप में बृहत सीमा रखता है, इसकी कोई और छोर नहीं है। आप कितना भी पढ़ लें, सदैव आपको एक चिंता सताती रहती है कि हमने जो पढ़ा है क्या वो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों कुछ भी इतना घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि सही रणनीति क्या होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ लें तो उसमें से आ ही जाए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं दोस्तों जहां से हम अच्छे खासे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी बारे में डिटेल में जानते हैं दोस्तों। 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे: सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और हिंदी। लेकिन इस बार जो आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, वो इस बात का रखना है कि इस बार लगभग 40 लाख फॉर्म डला है यूपी ट्रिपल एससी पैट में। पिछली बार से लगभग दोस्तों दो ढाई गुना ज्यादा है। पिछली बार 17 लाख ही डल पाया था और इस बार 40 लाख के आसपास फॉर्म डला है। तो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन अगर आप सही से ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो दोस्तों पढ़ाई करने वाला जो बच्चा होता है, जो ईमानदारी से अपने प्रति ईमानदारी दिखाते हुए सही तैयारी करता है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक सही तैयारी करने वाला बच्चा हमेशा मोटिवेट रहता है और हमेशा तैयारी के लिए तत्पर रहता है कि कितना भी हो, कितनी भी डिफिकल्टी हो, मैं उसके लिए तैयार खड़ा हूं। तो अगर आप भी ईमानदारी से तैयारी करते हैं, आपने भी बहुत पढ़ लिया है, तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्म चाहे 40 का 80 लाख भी होता तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन 40 लाख में नहीं है। इतना आप समझ लीजिए, कंपटीशन 40 लाख में नहीं है। ये भीड़ भाड़ हो जाती है और इस भीड़ को खत्म करने के लिए ही ये यूपी ट्रिपल एससी पैट जो यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है, तो दोस्तों सामान्य ज्ञान, जैसा कि आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत आपसे ज्योग्राफी पूछी जाती है, हिस्ट्री पूछी जाती है, इकोनॉमी पूछी जाती है, पॉलिटी पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, स्टैटिक जी के जिसको हम विविध बोलते हैं वो भी पूछा जाता है। तो इसका दायरा बहुत बड़ा है ना। इसमें 25 में से 25 लाना एक इम्पॉसिबल सी बात होती है दोस्तों। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि पूरे अंक जीके में आ जाएं। आगे का दोस्तों कुछ नहीं पता, हो सकता है कि आपने वहीं से पढ़ा हो जहां से एग्जाम पूछा जाए। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सही रणनीति कहीं इतने कम समय में क्या होनी चाहिए आपकी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी से बैठे हुए तो होंगे ही, लेकिन दोस्तों इस समय ज्यादा किस चीज पर बल दिया जाए वो हमें देखने की जरूरत है। तो आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें इतिहास में अगर हम जाएं दोस्तों तो आपको सिंधु सभ्यता मिलेगा। सिंधु सभ्यता के बाद आपको वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के बाद जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और मौर्य धर्म में देखें तो केवल अशोक सम्राट का जिक्र है। आपने अगर डिटेल में देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपको तैयार करनी है, अगर आप मेरी बात माने, आप अब तो आप जितना पढ़ चुके थे पढ़ लिए दोस्तों। अब आपको ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अब क्या पढ़े। अब जो सही रणनीति होनी चाहिए, सिंधु सभ्यता को अगर आपको पढ़ना हो दोबारा, तो मैं आपसे बताऊंगा कि आप एक किताब है लूसेंट, जिसको हम जानते हैं सामान्य ज्ञान की लूसेंट। ठीक है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग जितने मैंने अभी आपके नाम गिनाए सब उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आपको सिंधु सभ्यता देख लेनी है, क्योंकि पिछली बार का एग्जाम अगर देखें तो उससे बाहर सवाल पूछा नहीं गया था। इसलिए दोस्तों हम पिछले पेपर को ही आधार बना करके आज चर्चा कर रहे हैं। बात करी जाए गौतम बुद्ध धर्म की, तो वो भी दोस्तों बहुत अच्छा और सटीक तरीके से उस किताब में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये तो आप उस किताब से पढ़ लेंगे, लेकिन दोस्तों उस किताब को पढ़ने के लिए भी इतना समय नहीं है। तो सटीक सटीक क्या पढ़े, देखिए दोस्तों अब तक तो आप पढ़ चुके हैं, उसके लिए मैं नहीं कह रहा कि आप उसको भूल जाइए, वो आपको पढ़ना था, आप पढ़ लिए। अभी सही जो अप्रोच रहनी है दोस्तों, जितने भी आपके राजा दिए गए हैं, है ना, हम बात करें प्राचीन भारत की, जैसे कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जो आपका गुप्त वंश के अंतर्गत है, और हर्षवर्धन है, और भी बहुत सारे राजा हैं, राजपूत एक वो है। तो आपको यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ से दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको दरबारी याद रखने हैं, है ना। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे,
हर्षवर्धन के राज दरबार में कौन सा दरबारी रहा करता था, ये सब दरबारी होते हैं। दरबारी का मतलब दोस्तों इनके कौन कौन तो होते थे, चिकित्सक कौन थे, और राइटर जिसको हम कह सकते हैं कि कवि कौन कौन रहा करते थे, और जितने चित्रकार थे, ये सब जो होते हैं ना इनको दरबारी बोला जाता है। तो ये सारे दरबारी आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर इतना डीपली मतलब इतना आपके पास सिलेबस है ना, तो आप देख लेना एक ना एक आपके यहीं से पूछ ले। जैसे अलबरूनी पूछा गया था पिछली बार, अलबरूनी पूछा गया था, उसकी पुस्तक पूछी गई थी। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा दरबारी किस किस दरबार में किसके दरबार में रहता था, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी रचना क्या है। जो महत्वपूर्ण एक दो रचना है ना, जैसे कि मतलब कालिदास की बहुत सारी बुकें हैं, उनमें से एक दो जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेना। अलबरूनी उसकी एक दो बुक याद कर लेना। तो मैं नाम बता रहा हूँ, जरूर नहीं यही पूछे जाएं। आपका कर्तव्य ये बनता है, ये जितने महत्वपूर्ण राजा आपके सिलेबस में है इनके साथ तो आप पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है, क्या खाते थे क्या पीते थे इसमें नहीं जाना, क्योंकि इतना वक्त हमारे पास है नहीं। अब जो आपको याद रखना है केवल दरबारियों पे फोकस करना है सबसे ज्यादा, क्योंकि दरबारियों से ही। और फिर दूसरी बात, इनकी जो निर्माण पद्धति थी, किस राजा ने क्या बनवाया, ठीक है, किस राजा ने क्या बनवाया। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, किसने बनाया किसने गिराया। दिल्ली सल्तनत आपके यहाँ देख रखिए, तो दिल्ली सल्तनत में आपको ज्यादा विशेषता जो याद रखना है, एक तो दिल्ली सल्तनत में आप देख लेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें है नहीं, है ना। फिर इन्होंने क्या क्या बनवाया, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने शुरू करवा दिया था, इल्तुतमिश ने उसको संपूर्ण करा दिया था। उसके बाद में दोस्तों बलबन इंपॉर्टेंट बसता है इसमें, है ना, दिल्ली सल्तनत में बलबन है। और खिलजी वंश आप देख लीजिएगा, उसमें बख्तियार खिलजी से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी से एक दो पूछा जा सकता है। उसकी नीतियां पढ़ लेना दोस्तों, उसकी नीतियों से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एक तो आपको उसकी नीतियां पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम चलेंगे दिल्ली सल्तनत में, फिर इसके बाद में जो और वंश हुए, जैसे तुगलक वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया। तो खिलजी तो खैर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सैयद वगैरह लोधी वगैरह इतना नहीं है। लेकिन फिर भी जो इनके फेमस राजा है, तुगलक वंश में आप देख लिया कुतुबुद्दीन, सॉरी, जो एक तो इसका संस्थापक खिजर खां, ये सब देख लीजिएगा। और सैयद वंश में एक दो राजा जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। लोधी वंश में आप इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बस इनको देख लेना ना। और इनका जो संस्थापक था बहलोल लोधी, बस इस चीज को याद कर लीजिएगा। और जो पानीपत के युद्ध में इसकी क्या नीति रही थी वो देख लेना आप। बस इतना, ये तो हो जाएगा आपका कवर मध्यकालीन भारत, और ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आधुनिक भारत दोस्तों आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आधुनिक भारत में जितने भी आपके वायसराय रहे, है ना, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना। इनके इंपोर्टेंस वर्क याद रखने हैं, और घटनाएं इंपोर्टेंट याद रखनी है। आधुनिक भारत में हमको जो सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, घटनाएं। गांधी युग में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं की यहाँ पे आपको डेट भी याद करनी है, क्योंकि डेट भी पूछ ली जाती है ना। जैसे चोरी चोरा कांड की एक घटना हुई थी, और खिलाफत आंदोलन एक घटना है। और दूसरी बात आपका जलियांवाला बाग बहुत फेमस है, रोलेट एक्ट बहुत फेमस है। तो इन सारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये तो आपका इतिहास कवर हो जाएगा। भूगोल का इतना ज्यादा सिलेबस आपके पास है नहीं, भूगोल में वही नदियां, पहाड़, पर्वत ये सब दिया गया है, मौसम वगैरह। तो ये मैं मानता हूं कि अगर आप अच्छे से पहले पढ़े होंगे, रिवाइज करने में इसको 1 दिन का समय आपको लगना चाहिए। तो पूरा भूगोल भी आप 1 दिन में कवर कर सकते हैं। मोटा मोटा पढ़ना सिलेबस के हिसाब से, ज्यादा तनाव लेना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं दोस्तों, अगर यहां से बच जाता है आपका, तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, ये जो 3 सब्जेक्ट बचे, जैसे गणित, रीजनिंग और हिंदी, ये आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे दोस्तों। ये आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, आप 25 में से 25 ला सकते हैं मैथ में, आप 25 से 25 ला सकते हैं रीजनिंग में, 25 में से 25 ला सकते हैं हिंदी में। अगर आपने सही से तैयारी करी है तो दोस्तों 75 नंबर आपके यहीं से बन जाते हैं। अगर ईमानदारी से डिटेल में अगर आपने पूरी तरह से झोंक दिया है अपने आप को, ये वो दौर चल रहा है पढ़ाई का दोस्तों। इस समय झोंकना पड़ता है अपने आप को, तब जाके सफलता हासिल होती है। पिछला जमाना अलग था, उस समय कंपटीशन बहुत कम था। एक किताब पढ़ ली, सिलेक्शन ले लिया। पढ़ने लिखने वाले बच्चे इतने नहीं थे, और पढ़ते भी थे तो कंपटीशन की तरफ को ज्यादा इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं दोस्तों, बेरोजगारी का जमाना है, और हमारा जो भारत है अधिकतम साक्षर हो गया। जितना साक्षर भारत होगा उतना ही दोस्तों कंपटीशन भी बढ़ेगा, ये बात आपको माननी है। लेकिन पूरी तरीके से झोंक दो, जितना भी समय बचा है दोस्तों। सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना, उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि पूरा सिलेबस तो मुझे ऐसे याद नहीं है, आपने देख लिया होगा, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है।
तो ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता। बात करें हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी इन सब में सबसे आसान और सबसे ज्यादा अंकदायी देने वाला सब्जेक्ट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें व्याकरण का बहुत विस्तार नहीं पूछा गया है आपसे, है ना, बहुत विस्तार नहीं पूछा गया है कि भैया वर्णमाला बता दीजिए, काल बता दीजिए, है ना, और जितने भी ये चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, विराम, अर्धविराम, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ईमानदारी से इनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होती है, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। केवल आपको जो ध्यान रखना है दोस्तों, हिंदी की जो वोकैब होती है, बस अगर आपने वो कर लिया तो विश्वास मानिए 20 नंबर आपके वहां से पक्के हैं। वोकैब में क्या क्या है देखिए, विलोम शब्द बिल्कुल आपको याद कर लेने चाहिए, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बिल्कुल आपको याद कर लेने चाहिए। पर्यायवाची बिल्कुल याद कर लेने चाहिए। तत्सम तद्भव ये आपको बिल्कुल याद, अगर ये 4 चीजें अपनी पक्की कर रखी हैं तो विश्वास मानिए 18 से 20 नंबर आपकी जेब में है। 18 से 20 नंबर आपकी जेब में रखे हैं, आप विश्वास मान लो मेरी बात का। बात करें 5 नंबर की, 5-7 नंबर जो एक्स्ट्रा हिंदी में आने वाले हैं, गद्धान पंधान से 5 नंबर आएंगे, ठीक है। 5 नंबर में 2 नंबर की संधि अगर पूछी गई तो पूछी गई, बस 2 नंबर की संधि, 5 नंबर का गद्धान पद्धान ये आपका है ना, उसको आप पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर का ही है वो। लेकिन इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है दोस्तों वोकैब, जो मैंने बताया आपको, अनेकार्थी शब्द हो गया, विलोम हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं। तो हिंदी इतना प्यारा और इतना छोटा सा सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा अंक देके आपको यही जाने वाला है, कम मेहनत में ज्यादा अंक। बात करें मैथ की, तो मैथ का भी बहुत लंबा चौड़ा दायरा इसमें नहीं दिया गया, छोटा सा सिलेबस है, आपने देखा होगा, तो उसमें भी 25 नंबर लाने की ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो इस बार जो आपको फोकस देना है, अभी जो बचे हुए कुछ दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है, ये जो 3 सब्जेक्ट है दोस्तों, जितना सिलेबस आपका मैथ का है, डेली एक्सरसाइज करिए, डेली एक एक्सरसाइज करिए डेली। और ऐसा नहीं है कि कोई बुक ले ली आपने, उसमें 150 सवाल है तो 150 के 150 नहीं, हर बुक में एक टाइप दिया गया होता है, एक टाइप के 1 या 2 सवाल, एक टाइप के 1 या 2 सवाल, है ना। इस तरीके से आप करेंगे, आप देखेंगे जब तक आपका दिन आएगा आप पूरी मैथ को अच्छे से पी चुके होंगे, अच्छे से खा चुके होंगे, अगर आप एक एक्सरसाइज रोज करते हैं। तो बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का भी यही है दोस्तों, छोटा सा सिलेबस दे रखा है, इसमें भी आपको यही काम करना है, एक एक्सरसाइज के 4 या 5 सवाल भिन्न भिन्न प्रकार कर करके, है ना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 2 टाइप बना लीजिए, टाइप इस समय। उसके बाद दोस्तों शाम को आपको 5-6 घंटे निकाल लें, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद। कैसे निकालने मैं बताऊंगा आपको। दिन में आपने तैयारी की, मतलब ये सब जो मैंने बताया ये आपने पढ़ा, इसे पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए आप दोपहर में, ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए आप शाम को। जितना प्रैक्टिस सेट इस समय आप लगा लेंगे, मैं मान के चल रहा हूं इस समय अगर आपकी तैयारी दोस्तों 70 नंबर की है ना, और केवल प्रैक्टिस सेट ही आपने लगाए, तो 15 नंबर आप लिख लीजिए, 15 नंबर आप लिख लीजिए, 15 नंबर आपको प्रैक्टिस सेट ही दिलवा देगा दोस्तों। लेकिन कुछ इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आना जो महत्वपूर्ण हो, ऐसा नहीं है कि आप मार्केट गए कोई सा भी ले आए। मुझसे अगर पूछोगे तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ही यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग लगता है, वो है यूथ कंपटीशन का। यूथ कंपटीशन का अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा, कॉस्टली है, लेकिन दोस्तों आपके 15 नंबर बढ़ जाएंगे। इसमें आपको करंट्स के भी कुछ सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो कि आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो दोस्तों मैं मान के चलता हूं कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस कर लोगे, अगर ठीक ठाक देखा जाए तो मेरा मानना यह है दोस्तों 65 से 70 आप कर लेने चाहिए। 65 से 70 यहां से छोड़ना नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाई का तरीका बताया, अगले कुछ दिन तक प्रैक्टिस सेट तो छोड़ना ही नहीं है, बाकी जो मैंने तरीका बताया है उसको आपको फॉलो करना है। 65 से 70 यहां से चुटकी बजाते ही आ जाएंगे दोस्तों, ईमानदारी से, अगर आपने सही से पहले से ही पढ़ रखा हो। ऐसा नहीं है कि आज से ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, शर्त यह है कि पहले से पढ़ रखा हो। दूसरी बात क्या है दोस्तों, सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, जितना भी बाकी समय बचा है। खेल जो होते हैं, इंपोर्टेंस, व्यक्ति, यही सब पूछा जाता है, तो ये सब याद कर लेना, है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेशन आपको पसंद भी आया होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। हिंदी में आपको जैसे बताया वैसे ही करना है, बाकी मैथ रीजनिंग में जैसे बताया है वैसा ही करना है, और सामान्य ज्ञान का तरीका मैंने बता दिया, मोटा मोटा आपको पढ़ना, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। और आप देखना हंसते हंसते आपके 85 नंबर आ जाएंगे, और हो सकता है 85 प्लस आ जाए आपके नंबर, क्योंकि दोस्तों ये इतना स्कोर करना कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। प्रैक्टिस सेट मत छोड़िएगा, बस प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है, और फिर देख लेना आप अपना स्कोर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम आपको एग्जाम के बाद। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों मेरी तरफ से। हो सकता है बीच में एक आध वीडियो मैं और लेकर के आ जाऊँ आपके लिए, लेकिन दोस्तों कामना मेरी, मैं यही करूंगा कि आप जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, सबका सिलेक्शन यूपी ट्रिपल एससी पैट में हो जाए, ताकि आप इसके आधार पर अगली नौकरी ले सकें। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद।